बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पर्दे साथ में खुशमदीद। मैं हूं अहमद फौद खान सवाती और मेरे साथ आज प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट मौजूद है सरदार नासिर इकबाल खान, जो कि दयार गैर में पाकिस्तानियों का असल तर्जुमान है। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ला जेल में कोई पाकिस्तानी था जो कि फंसा हुआ था, पैसों की वजह से काफी अरसे से फंसा हुआ था, जो कि किसी ने छुड़वा लिया पैसे देके। तो हमें पता नहीं होता कि वो बंदा कौन होता है जिसने छुड़वा लिया। तो उसके पीछे जो सरदार नासिर इकबाल साहब होते हैं, उसके पीछे उसके हाथ होते हैं। तो आज मेरे साथ सरदार नासिर इकबाल खान मौजूद है। उससे कुछ सवालात करेंगे जो कि आवाम के जहनों में भी है, मेरे जहन में भी कुछ सवालात है। तो सरदार नासिर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर, ये बताएं, सबसे पहले सवाल ये है कि ये आइडिया जो काम आपने शुरू किया है कार खैर का, तो ये आइडिया कहाँ से आया और कहाँ से आपने शुरू किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 2003 से यहाँ सऊदी अरब में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर के कामों में अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत कह लें या एक गिफ्ट कह लें, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा हूँ। गलबन 7-8 साल पहले से मैं कैदियों के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा लिमिटेड सा था। मतलब कोई 2-3 माह में 4 माह में एक केस हो गया। तो ये जब कोरोना का ये सीन हुआ और फ्लाइट बंद हुई और इसमें जो लोग रुक गए, बाकी लोगों के साथ साथ जो है वो जेल के कैदी भी रुके रहे। तो मुझे एक ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। एक खातून, कोई 75 साल खातून थी, वो अपने बेटे के बारे में अपील कर रही थी कि मेरा बेटा जो है वो पिछले 6 साल से, और एक छोटी सी अमाउंट थी उनकी, उसकी वजह से वो रुका हुआ है और कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं उसकी डिटेल लेने के लिए कौंसलेट चला गया। मैंने उन्हें कहा कि आप इसकी मुझे डिटेल प्रोवाइड करें। तो उन्होंने साथ में मुझे बताया कि जेल में 107 और कैदी भी हैं जिनका करीब 17 लाख रियाल तक जो है वो अमाउंट थी, और उसमें कुछ छोटे भी थे, बड़े भी थे। तो मैंने कहा चले मुझे ये लिस्ट दे दे, मैं इनके ऊपर काम करता हूँ। तो वो कैदी की रिहाई करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसी से फिर दोस्तों से मशवरा करके हमने ग्रुप बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास पूरी टीम है या बस, क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कम्युनिटी में, तो ये एक मुनज़्ज़म टीम के बगैर मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। तो आपके पास पूरी टीम है, इसके हवाले से कोई मुनज़्ज़म टीम है या? देखिए, नेकी के काम का हुस्न ये होता है कि इससे अल्लाह ताला अपने जुम्मा ले लेता है। और जब हमने शुरू किया, कोई भी टीम नहीं थी, अकेला ही शुरू हुआ। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कुछ में अपने दोस्तों को ऐड किया, और फिर वो हम एक पोस्ट इस तरह बनाते थे कि वो हर दोस्त आगे शेयर करता जाता था, और पर्सन टू पर्सन जो है वो चलनी शुरू होगी। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1600 मेंबरान है, इसमें जो है मेंबरान है। बाकायदा हमने एक कमेटी बनाई हुई है तहकीकाती, जो उसकी तहकीक करने के लिए, और पाकिस्तान तक हम जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जहां जहां से भी जो भी हमें उसके ऊपर शक गुजरे या कैदी के बारे में कोई मालूमात चाहिए हो, तो फिर वो ग्रुप मेंबरान से ही जो है हम कलेक्ट करते जाते हैं। तो अभी तक ये बताया कि कितने केसेस आप लोगों ने किए होंगे अभी तक? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 118 केस किए, 118 कैदियों को रिहा करवाया, जिनमें से 114 तकरीबन जो है हमारे वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 4 के डॉक्यूमेंटेशन में है। अच्छा, ये बताया कि अमाउंट के हवाले से सबसे बड़ा केस अभी तक कितने तक आप लोगों ने किया, कितने अमाउंट तक? अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जो है हम तकरीबन 19 लाख रियाल, 90 मिलियन रुपीस कह सकते हैं पाकिस्तानी जो अदा कर चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी अमाउंट थी वो 2,40,000 रियाल की, यानी एक ही बंदे की 2,40,000। और वो बंदा 9 साल से यहाँ पे था, 6 साल से वो जेल में था, और 3 साल वो वैसे भी पहले ट्रैवल नहीं कर सका था। तो मतलब जो हमारा सबसे बड़ा केस हुआ वो 2,40,000 रियाल का हुआ। अच्छा, ये बताया कि ज्यादातर केसेस जो होते हैं, जो लोग फंसे होते हैं, वो किस नौइयत के केसेस होते हैं? देखिए, स्टार्ट में तो लोग कफीलों के साथ लेन देन के थे, या कोई नुकसान हो गया किसी का, कफील ने उन पे डाल दिया, या कुछ थोड़े बहुत उन्होंने कर्ज हसना लिया हुआ। लेकिन अभी जो मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं वो टैक्सी ड्राइवरों के आ रहे हैं, जो लेमोजीन। अच्छा, लेमोजीन वालों के भी केस की वजह ये होती है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की मैक्सिमम कम्युनिटी जो है यहाँ पे वो टैक्सी चला रही है। अब उनके जुम्मा होता है 150 रियाल या 130 रियाल पर डे के हिसाब से। अब वो जब उसके ऊपर चल रहे होते हैं तो जाहिर है वीक में या महीने में 1-2 दिन उनकी सेहत खराब हो गई, मेहमान आ गए या गाड़ी खराब हो गई, और कंपनी जो है वो पैसे भी जाहिर उनके ऊपर डालती है। अब वो
केयर नहीं करते और थोड़े थोड़े पैसे जो है उनके ऊपर चढ़ते जाते हैं। चूंकि इन लोगों ने इकामा भी अपना खुद लगवाना होता है, साल के बाद इन्हें 10-12 हजार वो भी जरूरत होती है। इवन गाड़ी का मेंटेनेंस भी इनके जुम्मा होता है। तो साल में ये जितनी भी कोशिश कर लें उसके बावजूद भी ये 4-5-6-7 हजार के नीचे लग जाते हैं। कंपनी लिख लेती है इनसे, जब 2-4-5 साल निकलते हैं तो इनके ऊपर 20-25 हजार हो जाता है। जब अमाउंट ज्यादा होती है तो वो इनको मतलूब कर देते हैं। उसके बाद ये अगर कोई कामा नहीं लगाया तो पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ती है तो ये जेल में चले जाते हैं और वहां फिर जो है एक लंबे टाइम नहीं, जो ये मतलूब करता है कफील के पास ये कोई इख्तियार होता है कि वो अपने सिस्टम से मतलूब करता है या कोई महकमा जाके केस करवाता है? आज से पहले तो ये होता था कि वो महकमा जाके मतलूब करता था तनफीज में, लेकिन कोरोना के दौरान उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम किया। अब तो वो अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के इंजाज वो कुछ सिस्टम है, वो है एप्लीकेशन, उसके थ्रू जो है वो अबशर या नहीं तो उनके पास कोई सबूत होता है? जी बिल्कुल सबूत। ये चूंकि जब ये पैसे नहीं दे रहे होते, जाहिर बात है उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक कंपनी है और कंपनी में जो भी शाम को जाके पैसे अपने देता है उसके ऊपर लिख के उसको रसीद देते हैं। जो नहीं देता तो उसके रसीद के ऊपर साइन करवाते हैं कि इतना बैलेंस है। फिर महीने के बाद या साल के बाद जब इनका 8-10 हजार का बिल बनता तो बकायदा लेटर लिखते हैं कि ये आपने इस साल में नहीं पे किए, चूंकि इन्होंने नहीं पे किए होते और ये उसके ऊपर बकायदा साइन करते हैं। वो ही डॉक्यूमेंट इनके पास होते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे वो जो है स्कैन करके उनके ऊपर केस कर देते हैं। इवन अगर ये अदालत जाते भी हैं तो ये उस चीज में आके फंस जाते हैं कि वाकई इन्होंने खुद ही साइन उठा किया होता है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिन्हें सादे पेपरों पे किए हुए हैं, लोगों को नहीं पता और वो कफील ने करवा लिए और उसके ऊपर जो है वो अगर हम चाहें कि कोई हमारे पास ऐसा लीगल वकील हो, और मैं कॉन्सुलेट को मैंने बोला है कि कोई ऐसा वकील करें ताकि जिन लोगों के ये गवाहियां मौजूद हैं हमारे पास कि हमने सादे पेपर पे साइन किए थे और इसके बाद जो है कफील ने केस किया तो उसे हम अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। सादा पेपर वो अपनी मर्जी से कुछ लिखता होगा? हाँ जी बिल्कुल। उसने सादा पेपर पे मिसाल के तौर पर अभी मैक्सिमम क्या होता है, कफील कहते हैं जी आप आजाद काम कर रहे हैं जी, तो वो आपको आते ही सादे पेपर पे साइन करवा लेता है कि आप जहां मर्जी काम करें, ये मैंने आपकी सैलरी के लिए लिख लिया। अब उसके साथ जो इनका तय होता है लेबर का कि आपने महीने का इतना देना मुझे या साल का इतना देना, जब वो उससे फिर जाते हैं नहीं देते तो कफील क्या काम करता कि उसी के ऊपर ही सारा लिख के कि इस बंदे ने कर्जे हंसना लिया ये वो करके वो कर देता। अब अगर उस पेपर को हम चैलेंज करें, उसे हम लैब में भेजें तो उससे हम केस जीत सकते हैं कि इसमें साइन जो हुआ था ये साल पहले हुआ था, इसने जो लिखा जाहिर है उसने साल बाद में लिखा होगा या 6 माह बाद में लिखा होगा, तो उसके ऊपर जो है वो फोरेंसिक टेस्ट होने से कुछ हमें फायदा हो सकता है। यानी ये बहुत जबरदस्त बात है, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता था। बहुत सारे केसेस इस तरह आते हैं कि लोग मतलूब होते हैं और वो कहते हैं, यही कहते हैं कि कफील ने हमसे साइन करवाया, तो इसके ऊपर केस होता है, यानी कि ये साइन पहले ही की हुई है। हाँ जी बिल्कुल। अभी एडवाइजर टू पीएम आए थे ओवरसीज के, तो मैंने वहां पे ये बात रखी थी कॉन्सुलेट में कि कॉन्सुलेट को एक सऊदी लीगल वकील दिया जाए ताकि हम उसके थ्रू ऐसे केसेस को चैलेंज करें। देखें जेल में जो लोग हैं वो तो बेचारे उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, जो बाहर अपना केस लड़ना चाहते हैं कोई प्रॉपर वकील ना होने की वजह से। वकील ना होना ये है कि एक बंदा यहाँ लेबर क्लास है, 1000-1500 या 2000 उसकी सैलरी है, अब उसके ऊपर केस हुआ, उसका काम भी बंद हो गया, वो सऊदी वकील के पास जाता है, वो 10 से 15 हजार रुपया रियाल मांग लेते हैं। अब इतना तो वो नहीं कवर कर सकता। तो अगर एम्बेसी के पास या कॉन्सुलेट के पास एक वकील हो जो उन लोगों का केस लड़े, तो हम बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिन्हें हम जीत सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो कैदियों के आप पैसे जो आप देते हैं उसको छुड़वाते हैं, तो ये पैसे के अरेंजमेंट सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, कहाँ से अरेंज होते हैं? अपने दोस्तों में कर लेते हैं या जो पूरी टीम है वो सिर्फ कर लेता है, या उस टीम से बाहर भी कोई सर्कल आपके पास है जो हाँ जी बिल्कुल साथी साहब, ये एक बड़ा वैलिड सवाल है और मेरा ख्याल है कि मुझ पे ये मैक्सिमम सवाल आता भी है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे फंड रेजिंग जो है वो एक ममनू है, इस चीज की बिल्कुल कतई तौर पर इजाजत नहीं है। ये एक इशू था जब आज से 6-7 साल पहले मैं केस किया करता था, क्योंकि तब हम चेक बना के जमा करवा के आते थे और जो चेक जमा करवाया जाता था तो वो जाहिर है कैश की सूरत में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी जो है वो तनफीज कोर्ट में एक हमें जो है वो एक सदाद नंबर, एक अकाउंट नंबर देते हैं। जो भी कैदी या जेल के अंदर बंदा है, इवन जिसका बाहर भी पैसों का मामला है, तो उसे वो एक अकाउंट नंबर दे देते हैं जो डायरेक्ट कोर्ट का होता है। अब क्या है कि आपने उसके अंदर पैसे जमा करवाने हैं और खुद वो सीधे डायरेक्ट कोर्ट में चले जाएंगे और दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके अपने पैसे रिसीव करेगी। सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि इसमें आप कम से कम 50 रियाल की जमा करवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पूरा बिल भी जमा करवा सकते हैं। और हमारा तरीकाकार यह है कि हम कोई भी कैश पैसा नहीं लेते,
हम एक पूरी पोस्ट लिखते हैं, उसकी तहकीक और सारे सोर्स लिखने के बाद तरीका जो है ये इनके हमारे बैंक अकाउंट में, हर बंदे के बैंक अकाउंट में है। जैसे हम बिजली का बिल जमा करवाते हैं, टेलीफोन का करवाते हैं या अपना फाइन जमा करवाते हैं, इसी तरह एक उसमें 169 मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की है, तो आप उसमें जाते हैं और वही जो नंबर रेफरेंस नंबर मिलता है उसको आप ऐड करते हैं और अमाउंट आ जाती है और जितनी आप चाहें उसमें जमा करते हैं। इसलिए हमारा जो है वो पर्सन टू पर्सन है, ग्रुप में शेयर, सोशल मीडिया पे शेयर, अब जिसका दिल करता है वो अल्लाह से अपनी तिजारत करता जाता है। हम समझ लें कि इस मामले में आर्डर से भी पाक हो जाते हैं कि हमें किसी से लेना नहीं, कुछ करना, डायरेक्ट वो खुद ही कर रहे हैं और अल्लाह के साथ उनकी तिजारत होती जा रही है। अच्छा, ये बताएं कि आपको कैसा पता चलता है कि जेलों के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि प्रायोरिटी किसको देनी है? क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं ना, तो प्रायोरिटी आप किस बेस पे मतलब एक बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं कि चलो इसका अभी काम कर लेते हैं, बाद में दूसरा कर लेंगे? जी बिल्कुल, उसमें 2-3 चीजें आती हैं। एक तो पहले हमारे पास लिस्टें आती हैं, उसके बाद हम उनको स्टडी करते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, केस की नौइयत देखते हैं। अब एक केस ऐसा है कि उसका कफील जो है वो लचक ले रहा है कि मैं पैसे कम करूंगा, तो हमारा जाहिर है जब तक उसके साथ मामला क्लियर नहीं होता वो केस हम एक ऐसा केस भी आ जाता है कि केस तो बड़ा सिंपल होता है लेकिन उसका सदाद रेफरेंस नंबर नहीं अभी तक निकला हुआ, या उसके कोई कोर्ट में कोई रेट या कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, उसको भी हम नहीं छेड़ सकते। कुछ ऐसे केस होते हैं कि जो बिल्कुल सारे क्लियर है लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी होती है, उसको भी हम पहले नहीं लगा सकते। इसमें 3-4 चीजें देखनी होती हैं कि महीने के जो स्टार्ट वाले दिन है उसमें हम जो है बड़े केस लगाते हैं, क्योंकि लोगों की सैलरीज आई होती हैं और उसमें जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो डाल सकते हैं, और महीने के आखिर में जाके हम छोटे केसेस को लगाते हैं ताकि उस टाइम में छोटे केसेस आसानी से निकल जाते हैं। केस की तहकीक यहाँ से भी, उस बंदे से भी, ताकि हमें पता चले कि ये बंदा कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए या अपने घर वालों के लिए, उसमें भी हम उसको प्रायोरिटी बेस पे ले लेते हैं। फिर उनकी घर से जब तहकीक होती है तो घर से भी पता चल जाता है कि ये बंदा कितना जो है वो जुम्मेदार है, और इसकी वजह से जैसे एक बंदा 5-6 बहनें हैं उसकी और बेचारा अकेला फंसा, या उसके बूढ़े वालिदैन बीमार हैं और वो ही उनका सहारा है। कभी ऐसा होता है कि बच्चियां जवान है और वो बंदा यहाँ पे है, तो उससे हमें और भी जो है वो खदशात जाहिर होते हैं कि उनकी बच्चियों के ऊपर कोई भी निगरानी वाला नहीं है। तो ऐसे केसेस को फिर जो है हम अपनी कोर कमेटी है, दोस्त हैं, उनमें शेयर करते हैं कि इसको इनमें से किसको पहले लिया जाए। तो ऐसे जो समझ लें कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बनती उनको हम पहले लेके आगे भेजते हैं। अच्छा, ये बताइए कि रिसेंटली आपके पास कितने केसेस मौजूद है जो कि उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? देखिए, करीब 100 केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, जो जिनके हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी रमजान के लिए की तैयारी हो रही है कि कुछ केसेस रुके हुए हैं, तो रमजान में हमारे मैक्सिमम केस निकल जाते हैं। इस दफा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह इनको रमजान में निकाल, रमजान में चूंकि लोग ज्यादातर ज़कात वगैरह और सदका और सारा इनके ऊपर सारा कुछ लग जाता है। जाहिर है कैदी जो है ये जेल के अंदर कैद हो और दूसरा मुसाफिर हो, उसके ऊपर ज़कात लगती है, तो हमें ये भी होता है। पिछले रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5,20,000 रियाल के बस 23 कैदियों को रिहा करवाया था पिछले रमजान में, और इस दफा जो टारगेट है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह 1 मिलियन रियाल से ज्यादा का है हमारा, कि इंशाल्लाह जो है वो टाइम पे अल्लाह उसमें कामयाब करे। आता हूँ कश्मीर के हवाले से, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं 2-3 सवाल करूंगा। मेरे काफी व्लॉग है कश्मीर के ऊपर, काफी अर्से से मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वैसे दिली लगाव भी है और चाहते भी इस तरह की, काफी आज हम चाहते हैं कि अब ये जो मामला है ये हल हो जाए। तो सवाल करूंगा कि बस आपके नजर में कश्मीर का हल क्या है? देखिए, कश्मीर का हल तो वही है ना जो कश्मीरी अवाम इस टाइम चाह रही है। और आप सोचें कि एक तरफ एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी भाई है जो हर मुश्किल में उन कश्मीरियों का साथ दे रहा और देने के लिए तैयार है, और एक तरफ एक वो कौम है जिससे कायदे आजम ने हमारी जान छुड़ाई थी, 2 कौमी नजरिया के ऊपर। उनके रहन सहन, खान पीन, कुछ भी हमारे साथ मैच नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा सिंपल हमें पता चल जाता है कि कश्मीरी अवाम किसके साथ रहना चाहती है और उनका क्या उनकी सोच बनती है। कश्मीरी मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तान के साथ ही आना चाहते हैं और उस हिंदू बनिया से जान छुड़ाना चाहते हैं, जैसे हम चाहते थे, जैसे हमारे आबा अजदाद ने, हमारे लीडरान ने उस टाइम कुर्बानियां दी और हिंदू साम्राज्य से बाहर निकले। और आज कश्मीर का भी 100% यही है कि हम हिंदू साम्राज्य से बाहर निकले। उसके बाद की चीजें हैं जो हमारे बीच में छोटी मोटी चीजें आती हैं जी, वो अलग हों या ये भी, मेरा ख्याल है कि बहुत बाद की बातें हैं।
वहां तक बात नहीं जानी। जब उनकी वहां से जान छूटती है, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये पूरा एक पाकिस्तान बन जाएगा और एक मजबूत पाकिस्तान बन जाएगा। अच्छा, तो आप यानी आप माशाल्लाह कश्मीर कमेटी के मेंबर भी है, कश्मीर के लिए स्ट्रगल जाहिर बात है आप कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में आप कभी या कश्मीर में वहां जाके आप किसी तहरीक का आप हिस्सा रहे हैं कश्मीर के लिए? देखें, कश्मीर की तहरीक मैं ज़ाहिर है 20 साल यहाँ पे हो चुके हैं। मुझे 18 साल की एज में मैं आया था और उस टाइम से यहाँ के कानून के मुताबिक तो आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझसे यहाँ जितना होता था मीडिया के तवस से, या जैसे हम भी आपके सामने ही सेमिनार्स हमारे और ओआईसी तक और जितना भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी ऐसी तहरीक कह लें कि जो मुजाहिदीन की सूरत में या जो ऐसी वैसी, उसमें मैं नहीं अभी तक कोई भी ऐसा हिस्सा ले सका। जाहिर है जहाद तो आपको पता कलम से भी है, बंदूक से भी है, जबान से भी है, हर तरह से किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ख्याल है कि जो हम लोग जिस चीज में कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हम जो है वो उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या है, ये एक अपनी जगह पे का अहमियत कहाँ। अच्छा, ये बताए कि रिसेंटली खान साहब ने जो कश्मीर के मसले को उठाया था, तो आपको लगता है कि उसने इस दफा गवर्नमेंट ने सही उठाया है? आपको क्या लगता है? देखें, ये तो एक बहुत अच्छी चीज है। अगर एक साल भी हमारा ऐसा गुजर जाता है जिसमें कश्मीर का कहीं जिक्र ही नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी तहरीक को दबा दिया। तहरीकें तो याद करने से जिंदा रहती हैं ना, तहरीकें तो जगाने से जिंदा रहती हैं। आपने जब तक किसी तहरीक के कलम से स्याही नहीं खत्म होने देनी, वो तहरीक खत्म नहीं हो सकती। और ये तो एक दफा फिर एक नई समझ लें उसमें रूह फूंकी गई, और अक़वाम मुत्तहिदा से लेके पूरी दुनिया तक जो है वो सारे एक दफा दोबारा वो काज लोगों की नजर में आया। ये तो एक बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, ये बताए पर्सनल 2-3 सवाल मैं करूंगा कि कहानी में आपको क्या पसंद होता है सऊदी अरब के अंदर? सऊदी अरब के अंदर सबसे ज्यादा मैं एक बड़ा खाता होता हूँ, एक प्लेटर। मेरा घर 10-11 साल है ये नसीम में रहा है, और वहाँ की एक बड़ी स्पेशल डिश है प्लेटर, जो वो मिक्स होते हैं कबाब वगैरह और वो सारा बिल्कुल। इवन मैं तो मेरे जो जितने दोस्त भी आते हैं ना मेरे पास, कोई दावत वगैरह करनी हो तो मैं उन्हें बगैर कुछ पूछे ही वही बनाता हूँ, और माशाल्लाह वो पसंद भी सारे करते हैं। वो तो यहाँ की सऊदी सौगात ही कह ले बन गई। तो वैसे ओवरऑल मुझे बिरयानी जो है वो शुरू से पसंद रही है। अच्छा, आपको कौन सा जगह पसंद है दुनिया के अंदर कि आप कहते हैं कि यहाँ पे जाओ तो मजा आ जाएगा? मुझे तो अगर सच पूछे तो कश्मीर पसंद है, और अच्छा। मैं मेरी ये वहाँ पे तो आप गए हैं ना, तो ऐसा जगह जहाँ पे वो जो मकबूजा कश्मीर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जो मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरी जिंदगी में आजाद हो और मैं वहां पे जाके अपना एक पूरा मस्कन बनाऊं, माल खाना बनाऊं। बिल्कुल, कि उसमें जो है देखें उसकी जितनी खूबसूरती पूरी दुनिया में कहीं नहीं। हकीकत अगर आपको मैं बताऊँ तो हम स्विट्जरलैंड को भी भूलेंगे, सारी दुनिया को भूलेंगे, जितनी खूबसूरती उस मुल्क के अंदर है। अगर आप कभी थोड़ा सा उसको विजिट करें, उसकी बायोग्राफी देखें, तो आपको एक यकीन होगा कि आज तो जाहिर है एक कैद में तो आपको पता है शेर भी उसकी क्या हालत हो रही होती है, लेकिन जब आजादी मिलती है तो फिर पता चलता है कि वो मुल्क कितना खूबसूरत है। अच्छा, कुछ एक सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम में, शॉर्ट सेगमेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि मैंने आपको 2 नाम देना है, आपने एक को सिलेक्ट करना है कौन सा आपको पसंद है। तो नवाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान, इसकी वजह कि वो सोशल है, शौकत खान नाम, और इन चीजों की वजह से सियासत से हटके, क्योंकि मैं सियासी नहीं हूँ, क्योंकि उसके जो रफाई काम है मैं इंस्पायर हूँ उनसे। शौकत खान ने एक बहुत ही अच्छा इदारा हमें दिया। मेरे कितने रिलेटिव जो हैं जानने वाले वहां से इस्तीफीद हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कैंसर जैसे मुझी मरज से। अच्छा, जरदारी या नवाज शरीफ? उन दोनों में तो नवाज शरीफ। अच्छा, तो कामों के हिसाब से जाहिर है मैं देखता हूं। मौलाना साहब या नवाज शरीफ? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ। अच्छा, तो इसका क्या हो जाए? शहबाज शरीफ देखें काफी ये उन दोनों के बीच में है, एक्स्ट्रा नहीं। शहबाज शरीफ के काफी काम है लाहौर में, आपको जो कह लें कि उसने जो किए, मतलब एक एक्टिव रहा है। नवाज शरीफ साहब तो उस हिसाब से इतने नहीं एक्टिव हुए। एक और सेगमेंट है जो कि आपने उनको मशवरा देना है। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए मशवरा तो ये है कि
जो बंदा मेरा ख्याल है कि सच बोल के उस पर कायम रह जाए वो कामयाब हो जाता है। मुश्किलात भी आए वक्त से जो है वो उसको कामयाबी मिल जाती है। तो वो जो मामलात हैं आके फेस करें उन्हें, और अगर वो हक सच पे हैं तो एक मिसाल बन जाएगी पाकिस्तान में, और अगर हक सच पे नहीं है तो फिर भी पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बन जाएगी। कम अज कम सियासतदान जो है वो अपने मुल्क के साथ मुनज़र है। लेकिन मेरी एक यकीन माने उस चीज में मैं भी हूँ कि सियासतदान को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी, ना औलाद को ना किसी को, ताकि उसे पता चले कि जो मैंने करना मैंने इसी के बीच में रहना। ये हमारा जो है ये कानून चेंज होना चाहिए कि सियासतदान और उसकी औलाद जो है वो बाहर किसी मुल्क जाके प्रॉपर्टी बिजनेस कर ही नहीं सकती। वो अगर वही बनेगा जो पाकिस्तान के अंदर रहेगा, ताकि उन्हें पता लगे जो हमने बीज बोया हुआ ये हमने काटना। तो बहुत ही जबरदस्त मशवरा है आपका। जरदारी साहब को क्या मशवरा देंगे? उन्हें तो मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर बिल गेट्स अपना 90% जो है अल्लाह की राह में दे सकता है तो आपने किसके लिए रखना है? कितनी सी आपकी औलाद है पीछे, और ये बांटे पाकिस्तान के अंदर गुरबा को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है एक मेरा ख्याल है कि आटे में नमक भी नहीं मैं कह सकता कि उसके बराबर भी हूँ, मैं एक पानी की बूंद के बराबर भी नहीं हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना 40% निकाल रहा हूँ। तो अगर ऐसा बंदा अपना कुछ रिश्ता निकाल दे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ना सही सिंध की गुर्बत खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शेख रशीद साहब को क्या मशवरा देंगे? शेख रशीद साहब को मशवरा, खैर मशवरे तो मेरे किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मशवरा तो एक देना पड़ेगा। जाहिर है, देखें अभी इस टाइम वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो अपने एक दौर में इन्होंने इसकी रेलवे की काफी खिदमत की थी और बड़े अच्छे नतायज से उसके खसारे से भी निकाला था। तो इनके पास कम अज कम एक पुलिस जो इनके अंडर है ना, इसमें से रिश्वत को खत्म करवा दे किसी भी तरह। अगर पाकिस्तान पुलिस के अंदर से रिश्वत का अंसर खत्म हो जाए, मेरा ख्याल है कि हमारी जुडिशरी से भी ज्यादा मजबूत ये अदारा बन जाए। अच्छा, शाहिद अफरीदी को क्या मशवरा देंगे? शाहिद अफरीदी साहब तो क्रिकेट से तो मैं खैर लगाव इतना नहीं है। आप क्लब बनाए, बच्चों को जो है वो सिखाएं, आगे नए लड़के पैदा करें और उन्हें ट्रेनिंग दें। अच्छा, आखिरी सवाल जो कि मीडिया के हवाले से, तो उनमें दो एंकर है जो कि इमरान खान या हामिद मीर, आपको कौन सा पसंद है? इमरान खान और हामिद मीर ये दोनों सहाफी जो हैं, ठीक नहीं, इमरान खान बेस्ट है लड़का। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया नसर इकबाल साहब, आपने टाइम दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपने एक पैगाम देना जो कि आपके पास अगर रिसेंटली कोई केस चल रहा है तो उसका बता दें कि लोग अगर चंदा करना चाहते हैं, पैसे वो सदाद करना चाहते हैं तो वो करें। जी बिल्कुल, देखें मैं इसमें यही कहूंगा कि आपके पास जो भी हेल्प द ह्यूमैनिटी ग्रुप की पोस्ट आती है आप उसे मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें। उससे जो है अगर आपके पास मिसाल के तौर पर बाहर के मुल्कों में भी वो पोस्ट जाती है तो आप कोशिश करें कि जो सऊदी अरब में रहने वाले दोस्त हैं आप उन्हें फॉरवर्ड करें। देखें उस ग्रुप में मैंने देखा कि पूरी दुनिया से दोस्त शामिल है, पाकिस्तान से भी शामिल है। अब उनका क्या फर्ज है कि वो पोस्ट जितने उनके सऊदी अरब में जानने वाले हैं उन्हें शेयर कर दें ताकि वो अपना उसमें हिस्सा डालें। ये एक ऐसा काम है जो उस बंदे और अल्लाह के दरमियान में है, किसी दूसरे बंदे के साथ उसका कोई दखल नहीं है। कोई इसमें डोनेशन नहीं लिया जाता, कोई इसमें कैश अमाउंट का जिक्र भी नहीं होता। अगर कोई बंदा हेल्प द ह्यूमैनिटी के नाम से आपसे ये कहता है कि आप कैश दे दें, मैं जमा करवा दूंगा, आप कतई तौर पर उस चीज पे ना आए। हमारे मंशूर में ये चीज शामिल है कि आपने कैश नहीं देना, आपने खुद जो है वो उसके पैसे अपने हाथों से पे करने, और वो राज आप और अल्लाह के बीच में है। बहुत बहुत शुक्रिया।